गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लेसन 9 पढ़ रहे थे, तो उसी लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देख रहे थे जर्मनी का औद्योगिकरण। तो किस तरीके से जर्मनी में जो औद्योगिकरण हुआ वो किस तरीके से विकास होने लगा, उसमें बढ़ने लगे स्कूल, कॉलेजेस, अनुसंधान केंद्र तथा जहाँ बेहतर तरीके से निरीक्षण परीक्षण करके अपने उद्योगों को सही तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता था। तो इस तरीके से जर्मनी ने अपने विकास को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। तो हम चलिए आगे देखते हैं। कुछ जर्मनी के जो औद्योगिकरण थे उसके कुछ अंश बच गए थे, उसको हम कंप्लीट करेंगे, देखेंगे, फिर आगे के टॉपिक क्या है वो हम पढ़ेंगे। पूंजी की कमी और विकसित देशों की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए जर्मनी के पूंजीपतियों ने कई संस्थाएं नवाचार किए। पूंजी की कमी मतलब पूंजी की जो समस्या थी और साथ ही साथ विकसित देशों की प्रतिस्पर्धा, वो देश जो विकसित हो चुके थे उनसे जो प्रतिस्पर्धा मुकाबला का जो सामना करने के लिए जर्मनी के कई पूंजीपति जो कहते जिनके पास पूंजी अधिक थी, वो संस्थाएं नवाचार मतलब नए विचारधारा को सामने लाने का। इनमें विशाल बैंकों की भूमिका अहम थी। मतलब ये जो पूंजी की जो समस्या थी उस कमी को पूरा करने के लिए क्या है, या जो उनका योगदान था वह क्या है, बैंकों की भूमिका इसमें अहम योगदान पे थी। संयुक्त व्यापारिक संस्थाएं बनाना, जिसे कार्टेल कहा जाता था, इनसे भी महत्वपूर्ण था। तो इस तरीके से बैंकों की जो भूमिका थी वो भी काफ़ी खास थी। और साथ ही साथ संयुक्त व्यापारिक संस्थाएं, जहाँ संयुक्त रूप से क्या होती थी, व्यापारियों की जो संस्थाएं थी वो क्या है, जिन्हें क्या है कार्टेल कहा जाता था, उनकी भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसमें किसी विशेष उद्योग की सभी उत्पादक कंपनियां आपसी प्रतिस्पर्धा को कम करके अपने उत्पादों की कीमतों को ऊंचा बनाए रखने के लिए आपसे समझौता कर लेती थी। तो इसमें किसी विशेष उद्योग के मतलब किसी विशेष उद्योग से संबंधित सभी उत्पादित कंपनियां जो जहाँ पे उत्पादन किया जाता था चीज़ों का, तो आपसी प्रतिस्पर्धा को जो एक कंपनी या फिर एक उद्योग दूसरे उद्योग से जो प्रतिस्पर्धा थी, उस प्रतिस्पर्धा को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। और साथ ही साथ क्या होने लगा कि अपने जो उत्पादन की जो कीमतें थी उसे ऊंचा बनाए रखने के लिए वो लोग आपस में समझौता करने लगे। तभी वो अपनी जो पूंजी की समस्या थी उसको वो बढ़ा सकते थे और साथ ही दूसरे देशों से वो अपनी प्रतिस्पर्धा को बना सकते थे या प्रतिस्पर्धा किया जा सकता था। कार्टेल के सदस्य कंपनियों को कुछ आपसी नियम स्वीकार करना पड़ता था। कार्टेल जो संयुक्त रूप से व्यापारिक संस्थाएं होती थी व्यापार से संबंधित, जिसमें वो संयुक्त मतलब मिलजुल करके किया जाता था। तो कार्टेल की जो सदस्य कंपनी थी वो क्या है, आपसी नियम को स्वीकार करना पड़ता था। जो भी नियम आपस में मिल करके बनाए जाते थे उन नियमों को स्वीकार करना पड़ता था। आगे देखते हैं। सन 1900 तक जर्मनी ने रंगों के उत्पादन में विश्व के 90% बाजारों पर नियंत्रण कर लिया। 1900 की स्थिति में जर्मनी ने रंगों के उत्पादन मतलब रंगों को बनाया जाना किस तरीके, तो तरह तरह के रंगों का उन्होंने बनाना शुरू किया। तो उन्होंने विश्व में 90% बाजार पर नियंत्रण कर लिया। मतलब उन्होंने रंगों से उत्पादन करके उन्होंने बाजार में अपना जो स्थान था वो काफ़ी अधिक मात्रा पर नियंत्रण कर चुका था। कृत्रिम रसायन मतलब बनाए हुए रसायन उद्योग के प्रभाव से औषधियों, फोटोग्राफी की सामग्री, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे तथा नए किस्म के विस्फोटकों आदि उद्योग की स्थापना हुई। तो इस तरीके से जो कृत्रिम बनाए जा सकते थे, ऐसे उद्योगों में औषधियों को, फोटोग्राफी की सामग्री, प्लास्टिक हो गए या कृत्रिम रेशे जो कृत्रिम बने हुए होते हैं तथा विभिन्न तरह के किस्मों से बने होते हैं, और साथ ही साथ विभिन्न तरह के विस्फोटक आदि उद्योग की स्थापना की गई। रासायनिक उत्पादन में जर्मनी इंग्लैंड की तुलना में 60% अधिक उत्पादन करने लगा। जो उत्पादन थी वो क्या है, रासायनिक उत्पादन में जर्मनी इंग्लैंड की तुलना में वह कितना प्रतिशत, 60% अधिक उत्पादन कर रहा था। इस काल में बिजली एवं इस्पात उद्योग का भी तीव्र विकास हुआ। तो इस तरीके से उद्योगों में तो किस तरीके से हमने पढ़े कि
संस्थान से लेकर अनुसंधान केंद्रों से लेकर के तरह तरह की चीज़ों हो गए, उद्योगों हो गए, इन चीज़ों के विकास के साथ साथ ही क्या है, बिजली और इस्पात में भी उद्योगों में तीव्र विकास होना शुरू हो गया। अब आगे देखेंगे 9.2.1 में जर्मनी में राजकीय समाजवाद। किस तरीके से जर्मनी में जो समाजवाद चल रही थी, विचारधारा जो चल रही थी, वह कैसे लागू हुई या किस तरीके से शासन प्रणाली में लाया गया। जिस प्रकार ब्रिटेन में औद्योगिकरण के दौरान मजदूरों को विकट परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा था, जर्मनी में भी वैसी हालत उत्पन्न हो रहे थे। जिस तरीके से हमने ब्रिटेन के बारे में पढ़ चुके हैं कि औद्योगिकरण के दौरान मजदूरों को तरह तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें हमेशा उद्योगों में ज़्यादातर समय बिताना पड़ता था, ज़्यादा काम करने पड़ते। तो उसी तरीके से जर्मनी में भी उसी तरीके से हालत उत्पन्न हो रहे थे। इसके विरोध में मजदूर आंदोलन भी उभरने लगा, क्योंकि उनसे काम ज़्यादा करवाए जाने की वजह से या ज़्यादा उन पर शोषण किए जाने की वजह से इनका मजदूरों ने आंदोलन करने लगे और ये उभरने भी लगे। जो उनके द्वारा, जो मालिकों के द्वारा या पूंजीपति वर्गों के द्वारा जो समस्या सामने आ रही थी, उनका विरोध किया मजदूर आंदोलन के द्वारा। मजदूर तेजी से समाजवादी सिद्धांतों को अपना रहे थे और सामाजिक क्रांति के लिए प्रयास करने लगे थे। और क्या होने लगा, एक वो विरोध तो करते ही रहे थे, लेकिन मजदूर तेजी से ऐसे समाजवादी जो समाज के लिए अच्छा हो या अच्छे कार्य हो, उसके लिए समाज के हित में हो, तो ऐसे सिद्धांतों को अपना रहे थे जो क्रांति के लिए क्या कर सकते थे, प्रयास करने, और साथ ही साथ वो सामाजिक क्रांति भी करने का प्रयास करने लगे थे। इसे रोकने के लिए जर्मन सरकार ने कई कदम उठाए। जो आंदोलन मजदूरों के द्वारा छिड़ रहा था या विरोध प्रदर्शन हो रहा था, विरोध हो रहे थे, तो उनको रोकने के लिए जर्मन सरकार ने कोई ना कोई कदम उठा रही थी। पहला तो सबके लिए अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा लागू की गई ताकि सारे बच्चे शिक्षित हो। तो इसके अंतर्गत पहला जो था वो क्या था, सभी के लिए अनिवार्य रूप से, मतलब कोई भी, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय का हो या किसी भी रंग का हो, वो निःशुल्क रूप से बिना पैसे के वह प्राथमिक शिक्षा वो प्राप्त कर सके। और इसके लिए इससे क्या हो, ताकि सारे बच्चे क्या हो सके, शिक्षित हो सके। इसके अलावा निःशुल्क राजकीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हुई। इसके अलावा हमें क्या है, निःशुल्क बिना पैसे खर्च किए ये जो सरकारी तौर से या राजकीय तौर से तकनीकों की जो शिक्षा थी, उसकी संस्थानों की स्थापना हुई, जिसमें अध्ययन करके कोई भी कुशल कारीगर बन सकता था। जहां उन्हें प्रशिक्षण या शिक्षा दी जा सकती थी, उन जगहों पर वो निःशुल्क रूप से अध्ययन कर सके और एक कुशल कारीगर के रूप में काम कर सके। मजदूरों के लिए वृद्धावस्था, बीमारी और दुर्घटना बीमा सबसे महत्वपूर्ण कदम था। उन लोगों के लिए जो मजदूरी कर रहे हैं, वो वृद्धावस्था की अवस्था में, बीमारी की स्थिति में और दुर्घटना की स्थिति में वो बीमा जैसी चीज़ें उन्हें लाभप्रद हो सके। यह सुविधा सरकार और मालिकों के संयुक्त अनुदान से चलती थी और इससे सेवा काल के दौरान एवं उसके बाद या बीमारी आदि की हालत में भी मजदूर सम्मानजनक जीवन बिता सकते थे। इस सुविधा के अनुसार जो सरकार उन्हें सुविधा दे, उससे मालिक और संयुक्त रूप से मालिकों के संयुक्त अनुदान से चलती थी। संयुक्त अनुदान मतलब जो जितने भी पूंजीपति वर्ग हैं या जो उद्योगों के मालिक हैं, उनके अनुदान से वह ये सारी चीज़ें चल रही थी। इससे सेवा काल क्या हो रहा था के दौरान जो भी बीमारियां, जो भी परिस्थिति होती थी, उस हालात में मजदूर अपना सम्मानजनक या जो सुविधा मिलनी चाहिए उस सुविधाओं को वो प्राप्त करके अपना जीवन बिता सके। ऐसे कदमों के कारण सरकार मजदूर आंदोलन को काबू में रखने में सफल रही। तो ऐसे कदम, इन सब कदम के वजह से जिस तरीके से हमने देखी कि शिक्षा को निःशुल्क मिलना चाहिए, साथ ही साथ जो तकनीकी संस्थाएं उनको भी सुविधा मिलनी चाहिए, बीमा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, तरह तरह की दुर्घटनाओं से संबंधित जो भी चीज़ें थी उन पर क्या है, जो मजदूरों की तरफ जो आंदोलन हो रहा था उसमें काफ़ी सफलता उन्हें मिल चुकी थी। चूँकि राज्य ने स्वयं समाजवादियों की मांगों को लागू किया, अतः इन नीतियों को राजकीय समाजवाद या स्टेट सोशलिज्म
कहते हैं। तो इस तरीके से जो राज्य के द्वारा जो भी चीज़ें हो रही थी, जो समाज के लिए या उनकी मांगों को जो लागू किया जा रहा था, इन्हीं नीतियों को क्या कहा गया है कि राज्य समाजवाद, क्योंकि राज्य के अंतर्गत समाज के हित में या समाज के लिए जो होना चाहिए वो चीज़ें हो रही थी, जिसे स्टेट सोशलिज्म भी कहा जाता है। अब आगे देखेंगे 9.3 में औद्योगिक क्रांति का सामाजिक प्रभाव। पहले नंबर पे है आजीविका के लिए उद्योगों पर निर्भरता। औद्योगिक क्रांति की वजह से सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला। जिस तरीके से औद्योगिक क्रांति में जो परिवर्तन हो रहे थे उसकी वजह से क्या होने लगा, सामाजिक व्यवस्था, समाज में जो व्यवस्था थी उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन, मतलब औद्योगिक की वजह से परिवर्तन देखने को मिला। औद्योगिकरण का एक दूरगामी परिणाम यह था कि लोग कृषि से हटकर शहरों में काम करने लगे। जो औद्योगिकरण का उसका प्रभाव था, यह उसका जो परिणाम था वह क्या देखने को मिला कि लोग अब क्या है, कृषि से हटकर शहरों की ओर आकर कारखानों में काम करने लगे। ब्रिटेन और जर्मनी जैसे औद्योगिक देशों में आज केवल 2 या 3% लोग खेती करते हैं। और क्या देखने को मिला कि जैसे ब्रिटेन और जर्मनी देश की स्थिति को बनाया कि औद्योगिक या उद्योगों की वजह से औद्योगिक देशों में आज लोग 2 या 3% ही लोग खेती कर रहे हैं और बाकी लोग कारखानों या सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। बाकी लोग जो थे वो क्या है, क्या तो फिर कारखानों में, सेवा क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अपना श्रम दान कर सके या श्रम के द्वारा कार्य कर सकें। इन देशों में छोटे किसानों का अंत हो गया। इनके ये तो जो उद्योगों में काम करने वाले थे, सेवा क्षेत्र में जो थे, उनको तो काम मिल रहा था, लेकिन इनकी वजह से जो छोटे किसान थे वो उनका क्या होने लगा, अंत होने लगा। अब वे कारखानों में मजदूर बन गए थे। वजह क्या होने लगी कि जो छोटे किसान थे अब वो उद्योगों में चले जाने की वजह से अब कारखानों में काम करने वाले लोग या मजदूर नहीं रह गए। औद्योगिक शहरों की जनसंख्या में वृद्धि इस बात की ओर संकेत करती थी कि अब वे अपनी आजीविका के लिए पूरी तौर पर उद्योगों पर निर्भर हो गए थे। जिस वजह से औद्योगिकरण ने प्रभाव डाला था लोगों पर, वो क्या है, उससे लोग शहरों की ओर अधिक आने लगे, जिससे जनसंख्या भी वृद्धि होने लगी। साथ ही साथ यह इस ओर भी संकेत हुआ कि अब वे जो उनके जीवन का जो साधन था अब वह पूरी तरीके से उद्योगों पर ही निर्भर हो गया। अब हम आगे देखेंगे सेकेंड नंबर पे औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म। किस तरीके से औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। औद्योगिकरण का एक और प्रभाव यह हुआ कि आर्थिक शक्ति थोड़े से लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई। जो औद्योगिकरण का जो प्रभाव था, जिस तरीके से हमने यहाँ टॉपिक हेडिंग है कि किस तरीके से औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म हुआ, तो प्रारंभिक तौर पे औद्योगिकरण एक और प्रभाव इसका यह हुआ कि आर्थिक शक्ति थोड़े से लोगों पर अब केंद्रित। वजह क्या होने लगी कि अब जो उद्योगों में अब मशीनों का रूप होने लगा, जिसकी वजह से अब जो लोग थे, जो पहले उद्योगों में अधिक लोग काम करते थे, लेकिन अब शक्ति की वजह से, आर्थिक शक्ति की वजह से अब थोड़े ही लोगों के द्वारा काम किया जाना लगा। इस तरह औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। औद्योगिक क्रांति के चलते समाज 2 खेमों या 2 वर्गों में बढ़ गया। तो औद्योगिक क्रांति की वजह से क्या होने लगा, समाज में दो वर्ग के लोग बढ़ गए। एक और मजदूर थे जिसके पास केवल श्रम करने की क्षमता थी, जिसे वे आजीविका के लिए कारखानों के मालिकों को बेचते थे। यहाँ किस तरीके से जब 2 वर्ग में सामने आने लगा, तो पहला वर्ग ये पता चला कि एक और जो मजदूर थे, जो क्या है उद्योगों में काम करते थे, जिसके पास सिर्फ क्या थी, केवल श्रम करने की ही क्षमता थी, या काम करने की क्षमता थी, जिससे वे अपनी जीविका को चलाने के लिए, मतलब अपने जीवन को गुजारा करने के लिए वो मालिकों के हाथों में बेचते थे, जो मजदूर। इसके बदले उन्हें मामूली मजदूरी मिलती थी। दूसरी ओर पूंजीपति और जमींदार थे, जिन्होंने सूझबूझ से उद्योग लगाया और पूंजी लगाकर जोखिम उठाया।
इसके बदले उन्होंने क्या हुआ कि उन्हें तो मजदूरी मिल गई और दूसरी तरफ क्या होने लगा कि पूंजीपति और जमींदार जो थे उन्होंने सूझबूझ से उद्योग लगाए, मतलब अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हुए सोच समझकर वो उद्योग लगाए और पूंजी लगाकर उन्होंने क्या उठाया, जोखिम उठाया, मगर उससे मिलने वाला सारा लाभ पूंजीपतियों को ही मिलता था। जो उद्योगों से जो लाभ होता था तो वो पूरा लाभ किसको मिलने लगा, पूंजीपति वर्गों को मिलने लगा। वे समय के साथ अपनी पूंजी को बढ़ाते गए और मजदूर उन पर और निर्भर होते गए। तो इस तरीके से क्या होने लगा कि समय के साथ, बढ़ते समय के साथ पूंजी को वो बढ़ाते चले गए और वो क्या होने लगा कि मजदूर उन पर भी निर्भर होते चले गए। तो इस तरीके से क्या होने लगा कि औद्योगिकरण की वजह से एक नए पूंजीवाद का जन्म हो गया। अब तीसरे नंबर पे देखते हैं बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। बाजार के आधार पर किस तरीके से अर्थव्यवस्था बनी। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में एक बुनियादी समस्या यह होती है कि किसी कारखाने के मालिकों को यह वास्तव में पता नहीं रहता कि उसका माल बिकेगा या नहीं। मतलब जो उद्योगों में जिन चीज़ों का उत्पादन किया जा रहा है वो समस्या क्या होती है, अर्थव्यवस्था। उन्हें जो कारखानों के जो मालिक हैं उन्हें ये नहीं पता होता है कि चीज़ें हमारी बिकेंगी या नहीं बिकेंगी, जो उन्हें बिल्कुल भी किसी भी तरीके से पता नहीं। बस वो क्या है उनको कि वो चीज़ों का उत्पादन करते हैं। तो क्या होता है स्थिति, देखते हैं आगे। अक्सर विभिन्न कारणों से बाजार में मंदी आ जाती है। ये स्थिति कब होती है, जब उनके सामान नहीं बिकते हैं तो क्या होती है, बाजार में मंदी आने लगती है, रुकावट, और माल बिकना बंद हो जाता है। या तो इसलिए होता है कि बाजार में ज़रूरत से अधिक माल बनकर बिकने आ जाता है, या फिर इसलिए होता है कि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो इसका कारण ये भी बताया है कि जो मंदी का कारण जो होता है वो क्या होता है कि बाजार में अगर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन हो रहा है या माल बनकर बाहर आ रहे हैं, उसकी वजह या तो ये भी हो सकता है, या तो फिर लोगों के पास उन चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसे में मालिकों को क्या हो जाता है, घाटा हो जाता है और उसे अपना उत्पादन बंद करना पड़ता है। जहाँ वो कारखाने के जो मालिक हैं जिन चीज़ों का जो उत्पादन कर रहे हैं वह क्या करना पड़ेगा, उन्हें बंद करना पड़ेगा और कामगारों की छटनी करनी पड़ती है। छटनी करने मतलब जो उद्योगों में काम कर रहे हैं उन मालिकों को आधे को निकाल दिया जाएगा, आधों को रख लिया जाएगा या कुछ मजदूरों को ही रखा जाएगा। इससे बेरोजगारी की समस्या पैदा हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि जब छटनी की स्थिति होगी तो जो मजदूर हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनके पास काम नहीं मिलेगा। तो इस स्थिति में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। अब चौथे नंबर पे देखते हैं लागत कम करने का सतत प्रयास। जो लागत हो रही थी उसे किस तरीके से रोका जा सकता है या उसे कैसे कम किया जा सकता है। हर मालिक लागत को कम करने में सतत प्रयास में रहता है। जो भी मालिक होते हैं वो क्या है, वो अक्सर कर कोशिश करते रहते हैं कि उन्हें कम खर्च पर अपना उद्योग या भी जो भी चीज़ें उत्पादन कर रहे हैं वह कम खर्च पर हो जाए। तो इसकी प्रयास वो हमेशा करते रहते हैं। लागत कम करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे ऐसी मशीन या प्रणाली का उपयोग जिसकी मदद से वह कम मजदूरों से अधिक उत्पादन करवा पाएँ। तो अगर कम लागत पर अगर मशीनें उन्हें तैयार करने के अगर कई तरीके हो सकते हैं, तो ऐसे में क्या है, ऐसी स्थिति में ऐसी मशीन या प्रणाली का उपयोग करने की ज़रूरत होगी जिसमें क्या है, कम मजदूरी करके अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके, या फिर किसी तरह कच्चे माल को कम कीमत पर प्राप्त करने का प्रयास करें। मतलब किसी भी कीमत पर जिस उत्पादन में जो कच्चे माल का जो मांग होती है, जो कच्चे माल की जो आवश्यकता होती है उसकी कीमत को प्राप्त करने के लिए कम आय खर्च करना पड़े, तो ये भी प्रयास वो करते रहते हैं। या फिर पुराने सामान की जगह कोई नया सामान बनाए। आधुनिक औद्योगिक उत्पादन की यह एक पहचान है कि इसमें सतत तकनीकी परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस तरीके से जो आधुनिक उत्पादन की जो पहचान है या उत्पादन की जो प्रक्रिया है वह क्या होती है कि सतत मतलब चलने वाली परिवर्तन तकनीकी होते हैं, जो समय के साथ क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं।
और उत्पादन प्रणाली बदलती रहती है। जो उत्पादन करने के जो प्रणाली है या जो तरीके हैं वो समय के साथ वो भी बदलती रहती है। तकनीकी बदलाव और नई मशीनों के आने से अक्सर मालिकों को बहुत से मजदूरों की छंटनी करनी पड़ती है। तो जब तकनीकों में बदलाव आएगा या उद्योगों में जिन मशीनों का उत्पादन किया जाएगा या नए मशीनें के आ जाने की वजह से अक्सर मालिकों को क्या करना पड़ता है, मजदूरों की छंटनी करनी पड़ती है। इससे मजदूर बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं और दूसरे काम की तलाश करने लगते हैं। तो जब वो मजदूर जब छंटनी उनके साथ होगी या छंटनी मालिक के द्वारा की जाएगी तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी तो उत्पन्न होगी, शिकार होंगे इसके, और वो कोशिश करेंगे कि उन्हें कोई दूसरे काम मिल जाए जिससे उनकी जीविका चल सके। अब आगे देखेंगे 9.4 में भारत में निरौद्योगीकरण और औद्योगिकरण की शुरुआत। तो भारत में किस तरीके से जो औद्योगिकरण का जो विकास हो रहा था या औद्योगिकरण की जो शुरुआत हुई वो कैसी हुई। सन 1500 से 1750 के बीच यानी ब्रिटेन में औद्योगिकरण से पहले भारत में कपड़ा उद्योग सहित विभिन्न तरह के उद्योग अपने चरम पर थे। तो यहाँ 1500 से 1750 के बीच यानी कि उस स्थिति में क्या है, ब्रिटेन में औद्योगिकरण से पहले भारत में किसका उद्योग, कपड़ा उद्योग का के सहित विभिन्न तरह के जो उद्योग थे और भी जो उद्योग थे वो क्या है, अपने चरम सीमा पर मतलब काफ़ी ऊंचाई पर वो आगे बढ़ते जा रहे थे। भारतीय कारीगर उत्तम गुणवत्ता के कपड़े बुनते थे। जो भारत के जो बुनकर थे या जो कारीगर थे कपड़ा उद्योग में या जो भी चीज़ें तरह तरह की चीज़ों का उत्पादन किया जाता था वो कैसे होती थी, उसकी जो उत्तम गुणवत्ता जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती थी, तो ऐसे कपड़े वो बुनते थे जिसकी विश्व भर में बड़ी मांग थी। इसी व्यापार से फ़ायदा उठाने के लिए यूरोप के व्यापारी भारत आए थे। तो किस तरीके से जो कारीगर थे उत्तम गुणवत्ता के कपड़े जो बुनते थे वो वही व्यापारी क्या है इन चीज़ों का जो फ़ायदा उठाने के लिए वो भारत आए। बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय कारीगर और व्यापारियों ने तेज़ी से उत्पादन बढ़ाया। जो मांग बढ़ रही थी या फिर जो भारत की जो भी चीज़ें बनाई जा रही थी, उत्पादन किया जा रहा था, तो वो काफ़ी अच्छी हो रही थी। तो उसकी मांग को देखते हुए जो भारतीय कारीगर और व्यापारियों ने तेज़ी से उत्पादन को बढ़ाया। इसी व्यापार पर अधिक नियंत्रण पाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना राज्य बनाया। जो व्यापार थे कपड़ा उद्योग के जो व्यापार थी उस व्यापार पर नियंत्रण पाने के लिए क्या किया गया कि उस पर अधिक नियंत्रण लगाया गया। किस तरीके पाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या है भारत में अपना राज्य बनाया। उन्होंने क्या है अब जो शासन प्रणाली वो किसके अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में वह शासन करने लगी। चलिए देखते हैं कि इसका हमारे देश के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में जो उद्योग पर जो प्रभाव पड़ा उसका क्या प्रभाव पड़ा ये हम देखेंगे। यहाँ एक 9.10 में हथकरघे हाथ के द्वारा किए जाने वाले काम पर काम करता बंगाल का एक बुनकर जो क्या है एक कपड़ा काटने या सूती काटने का काम किया जा रहा है। अब आगे देखेंगे 9.4.1 में बुनकरों का क्या हुआ। सन 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य की स्थापना के पश्चात भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। 1970 के दशक की स्थिति में क्या है ईस्ट इंडिया राज्य की स्थापना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना की या उसके द्वारा जो शासन चल रही थी शासन व्यवस्था के पश्चात भारत के जो कपड़ा निर्माता जो कपड़ा बनाने वाले थे में गिरावट नहीं देखने को मिली। इसका कारण यह था कि ब्रिटिश कपड़ा उद्योग अभी विकसित नहीं हुआ था। मतलब ये हुआ कि भारत में जो किस तरीके से कपड़ा का जो निर्यात हो रहा था, बाहर भेजा जा रहा था, उस पर ये गिरावट देखने को नहीं मिला। लेकिन इसका कारण यह भी था कि ब्रिटिश में कपड़ा उद्योग अभी विकसित नहीं हुआ था। मतलब कपड़ा बनाने का जो तरीका या जो प्रक्रिया होती है वो विकसित नहीं हुई थी। और यूरोप में
यूरोप में महीन भारतीय कपड़े के भारी मांग थे। यूरोप में जो क्या था, महीन जो भारतीयों के द्वारा जो बुनकर थे, कपड़े बनाए जाते थे, उन कपड़ों की मांग काफ़ी अधिक होने लगी थी। इसलिए कंपनी भी भारत में होने वाले कपड़े निर्यात को ही और फैलाना चाहते थे। इसलिए कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो जिसकी स्थापना की गई थी, उस स्थापना के अंतर्गत वो कपड़ा निर्यात जो थे बाहर भेजे जाते थे भारत के द्वारा से, उसे और भी फैलाना चाहते थे। मतलब और भी दूसरे देशों में उन चीज़ों को भेजा जाने लगा। अब आगे देखते हैं 9 के 4.2 में भारत में मैनचेस्टर का आना। तो किस तरीके से भारत में मैनचेस्टर है, इसके बारे में देखेंगे। सन 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतोला ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता है। जब 1772 की स्थिति में जब ईस्ट इंडिया के जो अफसर थे, वो हेनरी पतोला ने जो कहा था वो ये कि भारत में जो कपड़े की जो मांग है, या भारत की जो बनी हुई चीज़ें, जो कपड़े की जो चीज़ें थी या बनाई जा रही थी, वो चीज़ें वो काफ़ी विकसित हो चुकी और जो दुनिया के कोई भी देश इतना अच्छा, मतलब इतनी जो अच्छी कपड़े वस्त्र बना करके दिए जा रहे, तो वह कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी के शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रहे। लेकिन कुछ स्थिति के बाद यह भी देखने मिला कि 19वीं सदी के शुरुआती दौर में देखा गया कि कपड़ा का जो निर्यातक थे, जो भारत से किए जा रहे थे, उसमें क्या है, गिरावट आने लगी, जो काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। 1811-12 में कुल निर्यात में सूती माल का हिस्सा 33% था। तो इस तरीके से जो मांग थी उसमें काफ़ी गिरावट होने लगी। जो क्या है, भारत की जो कपड़े थे वो विश्व भर में फैले जाते थे, जो काफ़ी महीन और काफ़ी अच्छी किस्म के हुआ करते थे। लेकिन जब 1811-12 की स्थिति में जब कुल निर्यातों में जो सूती का जो हिस्सा था वह सिर्फ कितना प्रतिशत रह गया, 33% ही था। सन 1850-51 में यह मात्र 3% रह गया। मतलब स्थिति निरंतर गिरती जा रही थी। जब 1850 और 51 की स्थिति में क्या मात्र केवल 3% ही रह गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके क्या प्रभाव हुए, तो आगे हम इसके बारे में और भी विस्तार से देखेंगे कि किस तरीके से जो गिरावट हुई उसका क्या प्रभाव हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आगे हम विस्तार से हम देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, तकनीकी बदलाव का मजदूरों और उस उत्पादन के ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। एक उदाहरण लेकर चर्चा कीजिए। कोई भी आप उदाहरण लेकर के इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। बहुत विस्तार करने की जरूरत नहीं है, आप सटीक आंसर भी इसका दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का भारत के बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। ये 2 क्वेश्चन आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।